अभी तक हम लोगों ने जो देखा वो था अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, जिसमें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट था। अब हम लोग देखने वाले हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। छोटा सा ही टॉपिक है, तो हम इसमें काउंट करेंगे। क्या काउंट करेंगे? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होगा तो एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होते जाएगा। झूले का एग्जांपल है, हम लोग मान लो झूला झूल के हो गया, हमने उसको पुश किया और हम चले गए, तो वो थोड़ी देर ऑसिलेट होगा, फिर धीरे धीरे एम्पलीट्यूड कम होते जाएगा, थोड़ा कम होते जाएगा और कम होते जाएगा और फाइनली क्या हो जाएगा? जीरो। क्योंकि वहां फ्रिक्शन होगा। कहां कहां फ्रिक्शन होगा? जहां चेन सपोर्ट को अटैच है या रस्सी सपोर्ट को अटैच है, वहां फ्रिक्शन होगा। जो स्विंग मूव हो रहा है उसका एयर के साथ फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन की वजह से एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होते जाएगा। दैट ऑसिलेशंस आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। इसके पहले जो हम लोगों ने लिया वो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन थे सारे, हमने फ्रिक्शन कंसीडर नहीं किया था। अब देखो, ध्यान देना, ये है स्प्रिंग, ये है वो ब्लॉक, लेबल कर देते, ये है सपोर्ट, ये है स्प्रिंग, ये है ब्लॉक। देखो अब इसको नीचे स्ट्रेच करेंगे और रिलीज कर देंगे तो ये ऑसिलेट होगा, पर यहाँ पे फ्रिक्शन कम है। एयर के साथ ही फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन कम है, ठीक है। अगर उसका विजिबल इफेक्ट देखना है कि जल्दी से एम्पलीट्यूड कम हो, तो हम क्या करने वाले हैं, ध्यान देना। हम यहाँ अटैच करेंगे एक मेटल का रॉड और उसको अटैच करेंगे एक मेटल की प्लेट। दिस मेटल प्लेट इज कॉल्ड वेन, लेबलिंग करेंगे उसको। और इस अरेंजमेंट को हम लोग डाल देंगे वाटर या लिक्विड बोलेंगे, वाटर ही यूज करेंगे सपोज, तो हम लिक्विड में डाल देंगे, ठीक है। ये ब्लॉक तो एयर में है, हम इसको स्ट्रेच करेंगे समझे यहाँ तक और रिलीज करेंगे, तो ये यहाँ ऑसिलेट हो रहा, पर उसको अटैच जो वेन है, मेटल की प्लेट है, ठीक है। अब वो मेटल की प्लेट एरिया ज्यादा रहेगा और वो पानी में मूव होगी, तो डेफिनेटली फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा। समझ में आ रहा ना? तो ये जब वेन लेबल कर, दिस मेटल प्लेट इज कॉल्ड वेन, VANE वेन। तो जब ये तो ब्लॉक एयर में मूव हो रहा पहले जैसे, मगर ये जो रॉड के साथ वेन अटैच किए हमने, मेटल प्लेट अटैच की है, वो लिक्विड के अंदर मूव हो रही। एयर से उस लिक्विड की डेंसिटी डेफिनेटली ज्यादा है, तो फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब आप इस ब्लॉक को समझो यहाँ तक स्ट्रेच करेंगे और रिलीज करेंगे, तो वो अपनी जगह पे ऑसिलेट हो रहा, पर उसको अटैच जो मेटल प्लेट है, वेन जो है, इट विल ऑसिलेट इन द लिक्विड, फ्रिक्शन ज्यादा होगा लिक्विड में, ठीक है। लिक्विड में फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज इट इज हाईली डेंस एज कंपेयर टू एयर। एयर की डेंसिटी कम है, जबकि इस लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है उससे, इसीलिए उसमें वो फ्रिक्शन जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा ब्लॉक लिक्विड में ऑसिलेट कराने की जगह इसको हम एयर में रख रहे हैं। यहाँ रॉड कनेक्ट किया है, रॉड को एक मेटल की प्लेट अटैच कर दिया वेन। अब इसको नीचे खींचेंगे तो इसके साथ ये भी नीचे जाएगा और छोड़ देंगे, तो ये ऑसिलेट हो रहा, तो ये ऑसिलेट होगा लिक्विड में, डेफिनेटली फ्रिक्शन इंक्रीज, यानी अब हमको विजिबल इफेक्ट दिखेगा फ्रिक्शन का, एम्पलीट्यूड बहुत जल्दी कम हो जाएगा। जब मैंने आपको स्प्रिंग का वो वीडियो बताया था, तब आपको देखा होगा वो ऑसिलेट होते जा रहा था, यानी बहुत देर तक ऑसिलेट होगा, क्योंकि उसका फ्रिक्शन अभी एयर के साथ हो रहा है, इतना ज्यादा फ्रिक्शन नहीं है, कम होगा एम्पलीट्यूड, बट धीरे धीरे कम होगा, बहुत देर के बाद एम्पलीट्यूड जीरो होगा। जबकि यहाँ फ्रिक्शन हम लोगों ने बढ़ा दिया है, क्योंकि अब फ्रिक्शन किसके साथ हो रहा है, फ्लूइड यानी लिक्विड के साथ हो रहा है यहाँ पे फिलहाल, ठीक है। ये लिक्विड है, लिक्विड के साथ फ्रिक्शन हो रहा, तो डेफिनेटली फ्रिक्शन ज्यादा है, एम्पलीट्यूड बहुत जल्दी कम हो जाएगा। देखो ये डायग्राम देखो एक बार, फिर आगे चलो, ठीक है। तो यहाँ एम्पलीट्यूड कम होने वाला है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहेगा। जैसे हम लोग पहले भी बताया, ग्राफ डायग्राम बताना, बाद में फिर डायग्राम निकालेंगे। डैम्प्ड सॉरी अनडैम्प्ड ऑसिलेशन के एम्पलीट्यूड ऐसे रहेंगे, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट। जबकि डैम्प्ड ऑसिलेशन, इसका ग्राफ निकालो तो पहले एम्पलीट्यूड ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम और फाइनली जीरो, ऐसे। इसके ये अनडैम्प्ड है, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन है ये, ठीक है।
तो व्हाट इज डैम्प्ड ऑसिलेशन? द पीरियोडिक मोशन, ये भी पीरियोडिक मोशन है, पीरियोडिक ऑसिलेशन बोल सकते हैं, विद डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होते जा रहा? डिक्रीज। पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन है, ये भी पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक ही रहेगा, बट डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, ध्यान रखना, बट विद डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। देख लो, तो ये ऑसिलेटरी मोशन ही है, पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन इन विच, याद रखना, डैम्प्ड ऑसिलेशन, periodic oscillatory motion in which amplitude goes on decreasing is called damped oscillation। ये भी पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है, ठीक है, खींचेंगे छोड़ देंगे, एम्पलीट्यूड कम तो वेलोसिटी भी कम, टाइम उतना ही लगने वाला है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस कम हो जाएगा, एम्पलीट्यूड कम मतलब डिस्टेंस कम, तो स्पीड भी कम, धीरे ऑसिलेट होगा और फाइनली धीरे धीरे होते जीरो। तो याद रखना, ये भी पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है, periodic oscillatory motion with decreasing amplitude है, याद रखना, is called damped oscillation। तो यहाँ हम लोगों को फ्रिक्शन भी काउंट करना है, तो फ्रिक्शन को हम यहाँ नाम देंगे डैम्पिंग फोर्स। क्या नाम देंगे? डैम्पिंग फोर्स, और उसको डिनोट करेंगे FB से, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। यहाँ पे भी माइनस साइन देंगे, damping force is directly proportional to velocity, but force और velocity दोनों opposite, जैसे spring का था, spring वाले के लिए हम लोग लेंगे ये फॉर्मूला याद है ना, F is directly proportional to minus x, force is directly proportional to displacement, तो ये spring वाला force, तो यहाँ force और displacement opposite direction में, damping force में that damping force is directly proportional to velocity, minus sign shows that damping force and velocity are in opposite direction। spring का force, that force is directly proportional to displacement, ये हमारा स्टार्टिंग में हो चुका है अनडैम्प्ड वाले में, अब उसमें ये फोर्स एक्स्ट्रा ऐड करना है, ये फोर्स प्लस ये फोर्स, तो वेलोसिटी एंड डैम्पिंग फोर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो माइनस साइन ये बताएगा, यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट एंड स्प्रिंग फोर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, देख लो, तो जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा फास्ट डैम्पिंग होगी। देखो आगे चलते हैं, ठीक है, तो v क्या है? स्पीड, देख लो यहाँ तक, फिर आगे चलते हैं। वेन और ब्लॉक की स्पीड सेम ही रहेगी, तो स्पीड ऑफ ब्लॉक भी लिख लो या वेन भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों अटैच ही है, ठीक है। नाउ यहाँ देखो, दिस इज इक्वल्स टू माइनस kx, और यहाँ आएगा डैम्पिंग फोर्स FB इज इक्वल्स टू माइनस b इंटू एक्स, तो ये तो पता है हम लोगों को, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, और ये है डैम्पिंग कांस्टेंट। जैसे ये के स्प्रिंग पे डिपेंड करेगा, स्प्रिंग टाइट है या लूज है, उसी तरह डैम्पिंग कांस्टेंट यहाँ जो लिक्विड यूज किया है उस पे डिपेंड करेगा। सो टोटल फोर्स जो एक्ट होगा, इट विल बी, अभी तक सिर्फ हम लोग Fs ले रहे थे, अब Fs प्लस Fd लेंगे, दोनों फोर्स को मिला देंगे, देख, डैम्पिंग फोर्स प्लस फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, देखो फोर्स की जगह मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू Fs की जगह माइनस kx माइनस माइनस ही डाल रहे हैं b इंटू, यहाँ v है, मैंने उसके जैसे x किया, b, सिर्फ ये कांस्टेंट यहाँ बदलना है b, ये v वैसे रहेगा वेलोसिटी, तो मैंने यहाँ x लिखा तो यहाँ भी x डाल दिया, तो ये वेलोसिटी है, देख लेंगे। डैम्पिंग फोर्स यानी जो फ्रिक्शनल फोर्स है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, या स्पीड होगा, स्पीड ऑफ द ब्लॉक या वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, डायरेक्शन अपोजिट है इसीलिए माइनस है, देखो देखो ध्यान रखना, सपोज व्हीकल ये डायरेक्शन में मूव हो रहा, तो वेलोसिटी ये डायरेक्शन में, ब्रेक लगाया तो फोर्स
ऑफ फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन में रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए माइनस साइन आया है। इसमें नहीं बता रहा पर ये अपने को पता है कि हमारा जो टू व्हीलर या फोर व्हीलर जो भी गाड़ी हमारी मूव हो रही होगी सामने की तरफ, ठीक है, वेलोसिटी सामने, हमने ब्रेक लगाया तो डैम्पिंग फोर्स अपोजिट या फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में रहता, तो वेलोसिटी और डैम्पिंग फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दोनों अपोजिट में, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन डाला है। उसमें दिखा नहीं रहे पर ये हमारा हो चुका है क्वेश्चन इन वन डायमेंशन में कि जब गाड़ी सामने मूव हो रही, अगर जैसे इसका वेलोसिटी कम होते जा रही तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या जो एक्सेलरेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में या फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ हम फ्रिक्शन ही बोल रहे हैं, फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट में, तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसके अपोजिट में फ्रिक्शन, ठीक है। तो इसको खाली अरेंज करके लिखना है, ध्यान दो, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, इसको एक बार ही रखते हैं, माइनस के एक्स, इसको ऐसे रखो, माइनस बी, v की जगह लिखेंगे dx अपॉन dt, याद है ना फॉर्मूला, वेलोसिटी का डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ चेंज करेंगे मास, एक्सेलरेशन की जगह ये बताया है कैसे आता है, d2x अपॉन dt स्क्वायर, फाइनल स्टेप है यहाँ लिख लेंगे, सो m d2x अपॉन dt स्क्वायर, पहले ये लिख लेते, प्लस b dx अपॉन dt, ये भी उधर जाएगा प्लस, माइनस के एक्स इज इक्वल्स टू 0. So this is the differential equation for damped oscillation. जबकि जो हमने अनडैम्प्ड ऑसिलेशन लिया था उसमें ये टर्म नहीं थी, हमारा आंसर था m d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस kx इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये दोनों टर्म माइनस है, दूसरी तरफ ले गए इधर दोनों प्लस हो गए और इज इक्वल्स टू 0। तो ये आंसर हमारा कब आया था, जब हमने डैम्पिंग फोर्स काउंट नहीं किया था, ये एक्स्ट्रा टर्म ऐड हुई है जब हमने डैम्पिंग फोर्स काउंट किया है। तो ये था डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा अनडैम्प्ड ऑसिलेशन का, ये है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन डैम्प्ड ऑसिलेशन का, ये टर्म एक्स्ट्रा, ये दोनों को कंपेयर कर, फिर हमने m को डिवाइड करके इसको ओमेगा स्क्वायर लिखा था, वो अलग है, पर ये देख लो इसके साथ में। तो इसका सॉल्यूशन हम डायरेक्ट लिखेंगे, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, देख लो बस यहाँ तक। तो याद रखना डैम्पिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक या वेलोसिटी ऑफ दैट वेन, दोनों की स्पीड सेम ही रहेंगी। ये तो हमारा हो चुका है, ये देख लो भाई, और वो भी बता दिया डायरेक्शन अपोजिट कैसे, अगर हम ये डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अगर फ्रिक्शन हो रहा तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ही रहेगा, ध्यान रखना। तो माइनस साइन आया, प्रोपोर्शनल की साइन हटाए, कांस्टेंट डाले b, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड डैम्पिंग कांस्टेंट, ये है हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट। तो टोटल फोर्स विल बी Fs प्लस Fv, Fs की जगह माइनस kx, x की जगह माइनस bv, x वैसे रखा, v की जगह dx अपॉन dt, और एक्सेलरेशन को कैसे लिखना है वो बताया था, d2x अपॉन dt स्क्वायर, दोनों टर्म इधर ले लो प्लस, दिस इज द फाइनल आंसर। तो मैं डायग्राम मिटा के सॉल्यूशन लिखता हूं, वहां पे देख लो एक बार। तो डायग्राम मिटा रहे हैं, ठीक है, सिंपल है, देख लो। तो ये मैं मिटा रहा हूं, इसकी जगह सॉल्यूशन लिख लेंगे, सॉल्यूशन डायरेक्ट लिखना है, डिस्प्लेसमेंट का आंसर लिखेंगे। तो डैम्प्ड वाले में हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, अनडैम्प्ड वाले में तो हमने पूरा मेथड से डिराइव किया था। ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना डिस्प्लेसमेंट का, सॉल्यूशन इसका x की वैल्यू निकालना है, a थोड़ा सा बढ़ा, x इज इक्वल्स टू a e रेज़ टू पावर माइनस b अपॉन ट्वाइस m, b मतलब है डैम्पिंग कांस्टेंट और ट्वाइस m यानी मास, ये e अपॉन ट्वाइस m एक्सपोनेंशियल टर्म आई है, आगे है cos ओमेगा डैश t प्लस एंगल थीटा। ये सॉल्यूशन है, ये डायरेक्ट याद रखना है, इसको हमको एक्सप्लेन नहीं करना है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। The solution of this equation is, जैसे हमारा आया था x is equals to a sin ओमेगा t, ओमेगा फाई, ओमेगा t प्लस फाई, तो ये इसका ऐसा आंसर आएगा, देखो x is equals to a sin ओमेगा t प्लस फाई,
तो ये ओमेगा डैश टी प्लस थीटा है, तो ये नहीं न्यू एंगुलर वेलोसिटी रहेगी उसकी, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड है, एक्सपोनेंशियल टर्म आ गई, मतलब एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, उसका ग्राफ बना के बताऊंगा एक्सपोनेंशियल कैसा रहता है। तो ए की जगह यहाँ ये है एम्पलीट्यूड, साइन की जगह कॉस, बाकी अंदर वैसा ही है, ठीक है। तो देखो लिख लेते, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज ए e रेज़ टू पावर, ये a मतलब स्टार्टिंग का एम्पलीट्यूड, बाद में एक्सपोनेंशियली एम्पलीट्यूड कम होते जाएगा, e मतलब एक्सपोनेंशियल टर्म माइनस b अपॉन y से, ये देखो ग्राफ बदलेगा कैसा है। तो हमें सॉल्यूशन निकालना नहीं है, सॉल्यूशन डायरेक्ट याद रखना, बस इसका इतना ही है हम लोगों को डायरेक्ट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होता तो निकालते, सॉल्यूशन निकालना ही नहीं है, तो इसमें फिर वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट सभी निकालना पड़ेगा, पर वो निकालना नहीं है हम लोग। देखो ग्राफ कैसे आएगा, ये हम ले लेते टाइम, ये हम ले लेते प्लस एक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और ये माइनस एक, देख लो भाई। तो जो ग्राफ हमने पहले प्लॉट किया था उसमें हम लोगों ने ऐसा ग्राफ निकाला था सेम एम्पलीट्यूड का, ठीक है। अगर यहाँ प्लस ए लिख दूँ और ये यहाँ माइनस है तो थोड़ा सा बड़ा निकल रहा है, इसलिए वहाँ लिखा है, पर एम्पलीट्यूड क्या था कांस्टेंट, पर अब यहाँ एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। एक्सपोनेंशियल डिक्रीज कैसा होता है देखो, ये यहाँ से इधर ऐसे एक्सपोनेंशियल और इधर से भी निकालेंगे ऐसा एक्सपोनेंशियल ग्राफ, इस ग्राफ को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ। थोड़ा सा नीचे करेंगे इसको, ये एक्सपोनेंशियल, ठीक है। कॉस की टर्म है तो एक्सट्रीम पोजीशन से शुरुआत करना ग्राफ की, देखो यहाँ से ये ऐसे, तो देखो ये एम्पलीट्यूड है, जो लाल से बना रहा हुआ एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होते जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे फिर आगे बना सकते हैं, थोड़ा और कम होते जाएगा और बहुत दूर जाके फिर जीरो। तो देखो डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड है, डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, कैसा एम्पलीट्यूड है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, और यहाँ से डिक्रीज करना एक्सट्रीम पोजीशन से, क्योंकि कॉस आया है, देख लो एक बार। देख लो एक बार, फिर एक नोट वाला पॉइंट बताता हूँ यार। ओमेगा का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या लिखा था, अंडर रूट के बाय एम, जब हमने अनडैम्प्ड ऑसिलेशन लिया था। तो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में हमने ओमेगा का फॉर्मूला था के बाय एम, अब ये डैम्प्ड ऑसिलेशन है तो एक टर्म और एक्स्ट्रा ऐड करना है, b अपॉन ट्वाइस एम होल स्क्वायर, ये टर्म एक्स्ट्रा ऐड है, तो ये तुम लोगों को लर्न रखना पड़ेगा। और अगर टाइम पीरियड का इक्वेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 2 पाई अपॉन ओमेगा डैश, तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन में ये वैल्यू डाल देंगे, तो ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, वो याद है तो चल जाएंगे, के बाय माइनस b अपॉन ट्वाइस एम, देख लो बेटा आप लोगों को ये लर्न ही करना पड़ेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन तक तो इजी था, ये सोल्यूशन आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा बस। और ओमेगा का फॉर्मूला जैसे बताया के अपॉन एम, ये माइनस बी अपॉन ट्वाइस एम होल स्क्वायर, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अपॉन ओमेगा। अगर डैम्पिंग बढ़ा तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, याद रखना, डैम्पिंग इंक्रीज हुआ तो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा। टाइम पीरियड इंक्रीज मतलब मोशन होगा स्लो, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मोशन स्लो होती जाएंगी एंड एम्पलीट्यूड विल गो ऑन डिक्रीजिंग, याद रखना। डैम्पिंग इंक्रीज द पीरियड, डैम्पिंग की वजह से बाद में पीरियड इंक्रीज होगा,
दैट इज मोशन विल बिकम स्लो, डैम्पिंग की वजह से मोशन स्लो हो जाएगी, यानी पीरियड इंक्रीज होगा। याद रखना, मोशन स्लो मतलब पीरियड इंक्रीज एंड एम्पलीट्यूड विल गो ऑन डिक्रीजिंग। उसके बाद एक और टॉपिक छोटा सा लेना है, वो ले लेते हैं। तो इतना लर्न करना पड़ेगा, ये टर्म और ये टर्म। a बाय m तो हमको पता ही है, b अपॉन ट्वाइस m, ये एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर दिया माइनस, और होल थिंग स्क्वायर है रूट के अंदर, ध्यान रखना। तो टाइम पीरियड का तो लर्न करने की जरूरत नहीं, y अपॉन ओमेगा। और ये ग्राफ तो डैम्प्ड ऑसिलेशन का है, जितना मैंने अभी बताया उतना लिखने की जरूरत है, बस और कुछ। तो इसको मिटा देते हैं, लास्ट टॉपिक छोटा सा बचा है वो ले लेते हैं। अब देखो, अब टॉपिक है फ्री वाइब्रेशन या फ्री ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस। मीनिंग समझना, फ्री ऑसिलेशन मतलब क्या होगा? ये है सिंपल पेंडुलम, इसको हम एक्सट्रीम पोजीशन तक ले जाएंगे, यानी एक बार हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया बस, और अब हम इसको यहां से छोड़ देंगे। अब हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाने वाले, वो ऑसिलेट होता रहेगा, ठीक है, अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो इसको बोलते हैं फ्री ऑसिलेशन, नो एक्सटर्नल फोर्स। हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है वहां पे। बॉडी विल ऑसिलेट विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सिंपल पेंडुलम का हम लोगों ने डिराइव किया है, टाइम पीरियड का डिराइव किया है, मतलब फ्रीक्वेंसी का किया है। तो फ्रीक्वेंसी का क्या था फॉर्मूला, देखो यहां लिख लेते हैं, n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट g अपॉन l। ये इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट होगा। तो याद रखो, व्हेन अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, उस बॉडी को हमने मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया, बस एक ही बार फोर्स लगाया, फिर हम बार बार फोर्स नहीं लगा रहे, नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। If the body is displaced from its mean position and released, it will oscillate with its natural frequency. तो सिंपल पेंडुलम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन क्या था? n is equals to 1 upon 2 pi under root g upon l, कैपिटल L से डिनोट किया, कैपिटल L से। This is the natural frequency. The body will oscillate with its natural frequency. हर ऑब्जेक्ट की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी रहेगी। जैसे आप एक ग्लास लो, कांच का बना हुआ, और उसको हल्के से ऐसे मारो तो उसमें से भी एक साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट विल बी इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जैसे ऐसा ग्लास है सपोज हमारे पास, कांच से बना हुआ, ठीक है, और इसको आप किसी मेटल ऑब्जेक्ट से या हाथ से मारो हल्के से, इतना जोर से भी नहीं मारना है कि वो टूट जाए, तो ग्लास जो कांच का बना हुआ है, इट विल आल्सो प्रोड्यूस अ साउंड, क्योंकि उसके वॉल्स वाइब्रेट होंगे, ठीक है। तो द ग्लास वॉल्स आल्सो ऑसिलेट विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे भी एक ही बार बस बॉडी को डिस्प्लेस किया या उसके वॉल्स को डिस्प्लेस करने के लिए एक बार हमने फोर्स लगाया, नाउ छोड़ दिया, तो बॉडी विल ऑसिलेट विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सिंपल पेंडुलम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन ये है। बट क्लॉक पेंडुलम अगर आप लोगों को मालूम होगा तो वो चाबी से, जैसे पुराने ग्रैंडफादर्स क्लॉक आते थे, चाबी से चलता हो। अब होगा क्या, सपोज इमेजिन करो, ये इधर गया, इधर आया, फिर मैंने फोर्स लगा दिया, फिर ये इधर गया, फिर इधर आया, फिर मैंने फोर्स लगा दिया, तो मैं क्या अप्लाई कर रहा? पीरियोडिक फोर्स। अपन क्या अप्लाई कर रहे हैं? पीरियोडिक फोर्स। तो कंडीशन याद रखना, फोर्स की फ्रीक्वेंसी इज नॉट इक्वल टू, ये ध्यान रखो, ये में इट इज नॉट इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स इज नॉट इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ वो मैच नहीं हो रहा। जो फोर्स लगा रहे हैं हम, पीरियोडिक फोर्स लगा रहे हैं, हम जो लगा रहे हैं वो पीरियोडिक फोर्स। ग्रैंडफादर्स क्लॉक में पेंडुलम आप देखो आगे पीछे होते रहता, तो पुरानी घड़ियां थी वो जिसमें चाबी भरना पड़ता था, चाबी से वो घड़ी चलती थी। ये पीरियोडिक फोर्स की वजह से ये कंटिन्यूअसली ऑसिलेट होता रहेगा, ठीक है। तो पीरियोडिक फोर्स लगा रहे हैं हम इसको, ये गया फिर वापस आया, मान लो हमने फोर्स लगा दिया, फिर गया फिर वापस आया, फिर हमने फोर्स लगा दिया, तो हम पीरियोडिक, हर एक ऑसिलेशन के बाद समझो फोर्स लगा रहे हैं, यानी हम पीरियोडिक फोर्स लगा रहे हैं। बट फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स, यानी जो मैं फोर्स लगा रहा, इट इज नॉट इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं होगा, ठीक है।
then that vibrations are called forced vibration. तो दोनों में क्या फर्क है समझना। यहाँ पे बॉडी को एक ही बार फोर्स लगाएंगे यानी उसके मेन पोजीशन से हमने डिस्प्लेस किया है और छोड़ दिया, वो अपनी जगह पे ऑसिलेट हो रहा। अब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, उसको ऑसिलेट होने दे रहे हैं। नाउ इट विल ऑसिलेट विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो। इट इज ऑसिलेटिंग विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी और हमने कोई फोर्स नहीं लगाया है, नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। बट यहाँ पे हम कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? पीरियोडिक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। बट the frequency of force is not equal to the natural frequency of the body. दो एग्जांपल हो गए, देखो, फ्री ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन या फोर्स्ड वाइब्रेशन। देखो एक बार, तो यहाँ पे हमने बॉडी को एक ही बार फोर्स लगाया है और उसको मेन पोजीशन से डिस्प्लेस किया है और छोड़ दिया। बॉडी अपना ऑसिलेट हो रही, अब हम कोई फोर्स नहीं लगाने वाले एक्सटर्नल, तो बॉडी अपनी मेन पोजीशन के अराउंड ऑसिलेट हो रही, तो उस फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे हम लोग नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड जो भी था वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। टाइम पीरियड में लिखा था हम लोगों ने लॉज में कि टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड, सो वी कैन से फ्रीक्वेंसी आल्सो डज नॉट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड। आप कितनी भी दूर लेके जाएंगे फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम, कम भी रखेंगे तो भी फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगी। टाइम पीरियड के फॉर्मूले में लिखा था इट डज नॉट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड, it does not depend on amplitude, so frequency will also not depend on amplitude। आप एम्पलीट्यूड यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो या यहाँ रखो, एम्पलीट्यूड पे कुछ भी डिपेंड नहीं करेगा। बॉडी विल ऑसिलेट विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो आपने बॉडी बनाते समय, ये पेंडुलम बनाते समय जो लेंथ रखी है उस पे सब कुछ डिपेंड करेगा। एक बार वो लेंथ फिक्स हो गई तो वो हो गई उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नाउ द बॉडी विल ऑसिलेट विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हम लोग उसको पीरियोडिक फोर्स लगा रहे हैं and body will oscillate with the frequency of force। याद रखना, body will oscillate with the frequency of force। oscillate with frequency of force, जो फोर्स लगा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी से बॉडी ऑसिलेट होगी, बट that frequency of force should not be equal to its natural frequency of the body। ठीक है, बट आप बोल रहे नॉट इक्वल, इक्वल रहा तो क्या? तो फोर्स वाइब्रेशन की स्पेशल केस है रेजोनेंस। स्पेशल केस है रेजोनेंस की, फोर्स वाइब्रेशन की स्पेशल केस है रेजोनेंस। मतलब रेजोनेंस में भी हम पीरियोडिक फोर्स लगाने वाले, बट स्पेशल केस है। क्या स्पेशल केस है देखना, इन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ force will be equal to natural frequency। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी। जैसे हमने बोला पीरियोडिक फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, बट फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स इज नॉट इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी। बट अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स विल बी इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी, तो उस फोर्स ऑसिलेशन को नया नाम दे दिया रेजोनेंस। रेजोनेंस का एग्जांपल बता दो, देखो देखो मेरे हाथ में एक पेन का कैप है, इसमें एयर कॉलम है। जैसे सिंपल पेंडुलम को हम यहां लेके गए और छोड़ दिया, अब हम फोर्स नहीं लगा रहे थे, बट यहां पे मैं क्या लगा रहा था? पीरियोडिक फोर्स। तो माउथ ऑर्गन में बोलो या फ्लूइड में बोलो, एक एयर कॉलम ऑसिलेट होता, तो यहां पे भी ऑसिलेशन होगा। देखना, सुनना, साउंड सुनाई दे रहा पर कम सुनाई दे रहा। ठीक है, मैं फूंक मार रहा, उसमें फोर्स अप्लाई कर रहा, इसके अंदर का एयर कॉलम ऑसिलेट हो रहा और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? साउंड। तो वो है फोर्स्ड ऑसिलेशन। मैंने फोर्स लगाया बट मेरी फ्रीक्वेंसी इस एयर कॉलम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं हुई है। जब मैच होंगी तो क्या होगा देखना, ये मैच नहीं हो रही, सुना? तो जब मैंने जो फोर्स लगाया वो और इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच हो गई तो लाउड साउंड प्रोड्यूस हुआ, जो सीटी बजी। अब देख, ध्यान दे, अभी भी आपको साउंड सुनाई दे रहा, पर इतना लाउड नहीं सुनाई दे रहा जितना इस केस में सुनाई देगा। तो इस
एयर कॉलम, इसके अंदर जो खाली जगह है उसमें एयर कॉलम है जो ऑसिलेट होगा। मैं फोर्स लगा रहा फूंक मार के, बट ये वाली केस में जहां साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा ज्यादा, तो फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है इट इज नॉट मैचिंग द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी, पर ऑसिलेशन हो रहा है, फोर्स वाइब्रेशन है। जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी और मैंने जो फोर्स लगाया फूंक मारी है उन दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएंगी तो लाउड साउंड इज प्रोड्यूस, इसी को बोलते रेजोनेंस। आप लोग देखो जब वो ब्रिज बनाते हैं ऐसे सस्पेंशन ब्रिज, एक पिलर बड़ा बना देते और इधर सस्पेंड कर देते ब्रिज को ऐसे, ये ऐसे, तो यहाँ जमीन है दूसरी तरफ यहाँ जमीन है, इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए इसको सस्पेंशन ब्रिज बोलते हैं। एक ही पिलर बनाया, इनको केबल्स के थ्रू सस्पेंड किया। ऐसे वीडियोस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। सुनना क्या होता है, तो ब्रिज जब हायर एल्टीट्यूड पे पहाड़ वगैरह पे ऐसे ब्रिज बनाते हैं या हाई एल्टीट्यूड पे जहां हवा ज्यादा चलती होंगी ऐसी जगह, तो ब्रिज भी ऑसिलेट होते हैं, ब्रिज भी ऊपर नीचे ऑसिलेट होते हैं, ब्रिज ऑसिलेट होते हैं ऐसा, ऊपर नीचे ब्रिज ऑसिलेट होते हैं। हवा की फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स और उस ब्रिज को बनाते समय जो उसकी फ्रीक्वेंसी बन गई होंगी वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, दोनों मैच नहीं हुए तो ब्रिज धीरे धीरे ऑसिलेट होगा। बट हवा की फ्रीक्वेंसी और ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर मैच हो गई तो ब्रिज विल ऑसिलेट विद लार्ज एम्पलीट्यूड। अगर आप लोग वीडियोस देखेंगे, एक्चुअल में वीडियोस है, तो इतना भयानक है ये रेजोनेंस वाली केस कि जहां पहले बहुत ऐसा होता था, अब तो कैसे वहां कितनी हवा चलती, क्या क्या हो सकता, वो सब देख के ब्रिज का डिजाइन बनाते, पर पहले ऐसा हुआ है, नेट पे देखेंगे तो आपको वीडियो मिलेगा। ये समझो ब्रिज है, तो ब्रिज ऐसे ऑसिलेट हो रहा है जैसे कपड़ा मूव हो रहा है, यानी ट्विस्ट हो रहा और ऑसिलेट होते होते टूट गया, यानी हवा चल गई, ब्रिज ऑसिलेट हो रहा, ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और उस एयर की फ्रीक्वेंसी यानी फोर्स की फ्रीक्वेंसी और बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच हो गई तो बॉडी ऑसिलेट होती विद लार्ज एम्पलीट्यूड, यानी यहां पे भी उतना एम्पलीट्यूड नहीं है, यहां पे भी उतना एम्पलीट्यूड नहीं है, उससे ज्यादा एम्पलीट्यूड से बॉडी ऑसिलेट होंगी और ब्रिज इतने जोर से ऑसिलेट होते कि वो ब्रिज टूट जाते। ये वीडियो आप लोग नेट पे सर्च करना, आपको देखने को मिलेगा। आप बोलेंगे कि ग्राफिक्स है, नकली है, ऐसे ट्विस्ट होते ब्रिज, ऐसे 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 और टूटते हुए दिखाया है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। दूसरा रेजोनेंस का एग्जांपल बता था, आप लोगों ने सुना होगा ना कि आवाज से कांच को तोड़ सकते, ग्लास, ठीक है, तो ये ग्लास है समझो, ये ब्रिज का डिजाइन हटा सकते हो, सस्पेंडेड ब्रिज का वीडियो देखना मिल जाएगा आप लोग। तो ये समझो कांच है, ठीक है, ये भी वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। इसके सामने स्पीकर रखो और स्पीकर में से जो साउंड निकलेगा वो यहां तक जाएगा, धीरे धीरे उसकी फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करते जाओ, इस साउंड की स्पीकर की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करते जाओ। एक कंडीशन ऐसा आएगा कि साउंड से वो ग्लास ब्रेक हो जाएगा, तो वो ग्लास ब्रेक कब होगा, जब इस साउंड की फ्रीक्वेंसी और इस ग्लास की, मैंने पहले बताया था ग्लास को किसी चीज से मारो तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा, यानी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, तो जब इस साउंड की फ्रीक्वेंसी और उस ग्लास की नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों क्या हो जाएंगे, मैच, यानी क्या प्रोड्यूस होगा, रेजोनेंस, दैट ग्लास wall will oscillate with large amplitude और ग्लास ब्रेक हो जाएगा उसकी वजह से। तो ओपेरा वाले फिल्म में सुना होगा, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता, ग्लास वो भी ब्रेक कर सकते, पर आपको नेट पे इसका देखने को मिल जाएगा स्पीकर का, कि स्पीकर में फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कर रहे, जब इसकी फ्रीक्वेंसी ग्लास की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाएंगी, जो कांच से बना हुआ है, दिस इज अ ग्लास मेड अप ऑफ ग्लास, यानी कांच से बना हुआ है, तो वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना ये दोनों सेम ही है, ये और ये। तो रेजोनेंस इज द एडवांस केस या स्पेशल केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन, फोर्स्ड वाइब्रेशन या फोर्स्ड ऑसिलेशन की ये स्पेशल केस है रेजोनेंस। यहां हम पीरियोडिक फोर्स नहीं लगा रहे, बॉडी विल ऑसिलेट विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यहां और यहां हम पीरियोडिक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जब हमारे फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स और नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होंगे तो उसको बोलेंगे फोर्स्ड वाइब्रेशन या फोर्स्ड ऑसिलेशन। जब इन दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएंगी इट इज कॉल्ड रेजोनेंस। एट रेजोनेंस द बॉडी विल ऑसिलेट विद लार्ज एम्पलीट्यूड, बॉडी विल ऑसिलेट विद लार्ज एम्पलीट्यूड, याद रखना। तो जो ब्रिज का एग्जांपल बताया याद रखना, ब्रिज ऑसिलेट हो रहे हवा की वजह से, ये वाली केस में फोर्स्ड
वाइब्रेशन या फोर्स्ड ऑसिलेशन, बट हवा जो फोर्स उसको लगा रहा उसकी फ्रीक्वेंसी और ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच हो गई तो ब्रिज इतने जोर से ऑसिलेट होगा कि वो टूट जाएगा। तो ऐसे वीडियोस आप लोगों को नेट पे देखने को मिलेंगे। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक, फ्री ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस। तो रेजोनेंस वाली केस में याद रखना, बॉडी विल ऑसिलेट विद लार्ज एम्पलीट्यूड। ये हमको बाद में फिर से आएंगे, बॉडी विल ऑसिलेट विद लार्ज एम्पलीट्यूड। और मेन कंडीशन याद रखना, ये इक्वल है, ध्यान रखना, ये इक्वल टू का साइन है, यहाँ नॉट इक्वल कर दिया था। तो फोर्स वाइब्रेशन में फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स इज नॉट इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी। बॉडी ऑसिलेट होगी बट एम्पलीट्यूड कम रहेगा। बट अगर इन दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स और उस बॉडी की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो अगर मैच हो गए तो बॉडी विल ऑसिलेट विद लार्ज एम्पलीट्यूड। तो ये भी फोर्स्ड वाइब्रेशन ही है, बट उसकी स्पेशल केस है, जब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएंगी तब क्या प्रोड्यूस होगा, रेजोनेंस। बॉडी विल ऑसिलेट विद लार्ज एम्पलीट्यूड। देखो जब वो सोल्जर्स रहते, सोल्जर्स किसी अगर छोटे सस्पेंशन ब्रिज को, जैसे जम्मू कश्मीर में कोई छोटी रिवर है उसके ऊपर कोई छोटा सा ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है, उस पर से अगर मिलिट्री वाले जा रहे होंगे तो उनको रैंडम चलने को बोलते। नहीं तो मिलिट्री वाले कैसे चलते हैं, सब लोग एक साथ में जमीन पे पैर मारते हैं। तो अगर सब एक साथ में जमीन पे पैर मारेंगे या उस ब्रिज पे पैर मारेंगे तो ब्रिज ऑसिलेट होगा। अगर ब्रिज ऑसिलेट हुआ और उनका फोर्स जो लगाना है और ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच हो गई तो ब्रिज कोलैप्स भी हो सकता। तो सोल्जर्स जब उस सस्पेंशन ब्रिज को क्रॉस करते हैं, छोटे कोई सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है उसको क्रॉस कर रहे हैं, तो दे आर आस्क्ड टू ब्रेक देयर स्टेप्स। स्टेप्स ब्रेक करना मतलब रैंडम चलने को बोलते हैं कि भाई आप रैंडम चलो। रेजोनेंस का एग्जांपल यहाँ पे भी देखने को मिलेगा कि अगर कार या बस या कोई व्हीकल का एक लिमिट से ज्यादा स्पीड बढ़ा दो तो उसके पार्ट्स आवाज करने लग जाते हैं। रेजोनेंस लार्ज एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट होंगे तो डेफिनेटली द पार्ट्स विल प्रोड्यूस लार्ज साउंड। तो जैसे मैंने कैप का एग्जांपल बताया वो याद रखो, फिर से बता देता हूं। जब हम इस एयर कॉलम को वाइब्रेट कराने के लिए फूंक मारेंगे, अभी साउंड प्रोड्यूस हो रहा मगर इतना ज्यादा नहीं, तो हम वाली केस ये है, हम जो फोर्स लगा रहे हैं फूंक मार के वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसकी मैच नहीं हो रही। देखा, तो जहां नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ हमारी फोर्स की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई तो साउंड कैसे प्रोड्यूस हुआ, लाउड। तो यहाँ क्या प्रोड्यूस हुआ, रेजोनेंस। ठीक है, तो ये याद रखना। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इसके आगे का टॉपिक। तो ये चैप्टर हमारे यहाँ पे खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा लेना है हम लोग देखेंगे बाद में। तो यहाँ हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गया, ऑसिलेशन चैप्टर इज कंप्लीट। ऑसिलेशन चैप्टर के बाद अब कौन सा चैप्टर शुरू करना है वो हम लोग देखेंगे बाद में। और ऑसिलेशन चैप्टर बेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज बहुत जगह आएगा। वेव्स वाला जब चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग 11th का भी लेंगे और 12th में भी वेव्स का चैप्टर है, तो उसमें पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन ही परफॉर्म करते हैं। तो ऑसिलेशन के फॉर्मूले काम आएंगे या कॉन्सेप्ट काम आएगा। अब इसमें देखा है अपन ने सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट काम आया, तो कौन से चैप्टर में क्या काम आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, बट ये वेटेज के हिसाब से ज़्यादा है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है ऑसिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कौन सा नया चैप्टर शुरू करेंगे।